चलिए आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेसन 2 होगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन लेसन का नाम है। और प्रत्येक दिन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन परीक्षा जो है नजदीक आते जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, और यदि आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जितना वीडियो हम बनाएंगे सब लेसन वाइज होंगे, और 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए हम लेकर के आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में कौन कौन सा प्रश्न है इसको आप लोग देख लें, और जिसका आंसर आपको पहले से मालूम है उसका जो ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रश्न जो इसमें का है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? कौन सा फल कूट फल है? कूट फल का मतलब असत्य फल। कौन सा फल जो है असत्य फल है, आपको बताना है। पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि असत्य फल किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सत्य फल। और जिस फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर, मतलब अंडाशय को छोड़ करके बाकी जो भाग है, जैसे बाहरी दल पुंज हो गया, या फिर पुंकेसर, या फिर पुष्पासन से यदि फल का निर्माण होता है तो उसे हम असत्य फल या कूट फल कहते हैं, ठीक है। सत्य फल किसको कहेंगे? जिसका निर्माण अंडाशय से होगा। असत्य फल किसको कहेंगे? जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़ करके पादप के अन्य भाग से होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है आम। आम का निर्माण जो है अंडाशय से होता है, इसलिए यह सत्य फल है। नींबू, नींबू का निर्माण भी अंडाशय से होता है, इसलिए यह भी सत्य फल है। फिर इसके बाद है धान। धान का भी निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। अब आप ही बताओ कि किसका जो निर्माण है, किस फल का जो निर्माण है अंडाशय से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सेब होगा, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वह पुष्पासन से होता है। किससे होता है? पुष्पासन से। और पुष्पासन से निर्माण होने के कारण सेब कौन सा फल होगा? असत्य फल होगा, ठीक है। सेब कौन सा फल होगा? असत्य फल होगा। अब सेब इसमें कूट फल है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 2 नंबर इसमें देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? यह प्रश्न निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ये देखो। एक एक प्रश्न जो है बहुत मेहनत के साथ चुन चुन करके लाना होता है। ये सब आप लोग के लिए किया जा रहा है, तो आप सब इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न पर ध्यान देना है। प्रश्न क्या कहता है कि बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। एक बात और यहां ध्यान रखिएगा कि जिस पादप में बीज का निर्माण हो, बीजावरण नहीं हो, पुष्प का निर्माण नहीं हो, उसको अनावृत पादप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनावृत पादप, क्योंकि उसमें बीज बनता है, बीजावरण नहीं होता है, यानी उसका मतलब क्या है? अनावृत पादप, ठीक है। ऐसे कौन सा पादप है? 4 ऑप्शन इसमें देखना है कि जिसमें बीज बनेगा लेकिन पुष्प का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ है मक्का। तो मक्का आप देखे होंगे कि इसमें पुष्प का निर्माण होता है। तो पुष्प के निर्माण होने के कारण, पुष्प के निर्माण होने के कारण इसको हम इसका सही आंसर नहीं बोल सकते हैं। पुदीना में भी पुष्प का निर्माण होता है। याद रखिए, पीपल, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन सा है? चीड़। चीड़ जो है, इस वृक्ष में बीज का निर्माण होता है लेकिन पुष्प का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि चीड़ पादप के किस भाग में उपस्थित होगा? अनावृत, अनावृत बीजी में, अनावृत बीजी में, यानी अनावृत पादप होगा ये, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न के बाद अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न
तो अब देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है वायु परागण सामान्यतः किसमें होता है। ऑप्शन है, यहाँ 4 ऑप्शन है, बताना है कि वायु परागण सामान्यतः किसमें होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, वायु परागण छोटे पादपों में होता है। यह किसमें होता है? छोटे पादपों में होता है। इसके बाद इसका और खास बात क्या है कि ये जो होंगे रंगहीन होंगे, इनका जो पुष्प होगा क्या होगा? रंगहीन होगा। और क्या है इसका गुण कि यह जो है आकर्षणहीन होता है, यानी यह जो पादप होगा आकर्षणहीन, आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, कोई कलर ही नहीं है, तो आप खुद समझो ना कि जब कलर नहीं है, कलर लेस है, तो यह तो आकर्षण करेगा नहीं, आकर्षणहीन होगा। तो ये वायु परागण के लिए विशेषता होता है। तो इसमें देखिए यहाँ है लिली में, तो लिली इसका सही आंसर नहीं होगा। घास में, ये इसका सही आंसर है। घास छोटे होते हैं, इसके पुष्प रंगहीन होंगे, यह आकर्षणहीन होते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, बी होगा। अब वह ध्यान से पढ़ो, नहीं तो मारेंगे जो ना थापर ननाश के गिर जाएगा वहीं पे। यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यानी ये मजाक कंची चल रहा है, मजाक चल रहा है। सही से पढ़ो। देखो यहाँ प्रश्न कहता है एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एक एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, आप बात समझते नहीं हो, यह ध्यान दो। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली परागण जो है, एनिमोफिली का मतलब होता है वायु परागण को बोलते हैं, वायु परागण को बोलते हैं। एनिमोफिली किसको बोलते हैं? वायु परागण को। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है इसका चिड़िया, ये जो है चिड़िया, तो चिड़िया के द्वारा वायु परागण तो होगा नहीं। चमगादड़, इसके द्वारा भी नहीं होगा। घोंघा के द्वारा भी नहीं होगा। अब बताओ किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा होगा। वायु परागण यानी वायु के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा होता है। यानी 4 नंबर का सही आंसर कौन सा है? डी है। चलिए 5 नंबर प्रश्न के बाद के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? आप पढ़े होंगे ना इसे, नर युग्मक है ना, और मादा युग्मक के संलयन को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है अंडा, अंडा मतलब अंड के बात किया जा रहा है, तथा नर न्यूक्लियस यानी नर युग्मक बोलिए या नर केंद्रक भी होता है न्यूक्लियस, यानी तो नर युग्मक का संयोजन। बताइए यह ऑप्शन सही है या नहीं? अंडा यानी किसको कहा जा रहा है? मादा युग्मक को। नर न्यूक्लियस किसको कहा जा रहा है? नर युग्मक को। संयोजन यानी दोनों को मिलना, तो इसके मिलने का ही प्रक्रिया तो निषेचन है। यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? सही है। जब फर्स्ट ऑप्शन ही सही है तो बी सी डी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही ना सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा गलत है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रश्न में 4 ऑप्शन है तो 2 सही हो गए, 2 सही हो गए तो उसमें ऑप्शन भी देता है बी और सी या ए या बी ऐसे करके, तो आपको ध्यान देना होगा। हालांकि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बी सी डी जो है ये क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर प्रश्न की बारी है। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? अब बताओ कि किसका पुष्पासन खाते हैं? तो जिस फल का निर्माण पुष्पासन से हुआ होगा उसी के न पुष्पासन को खाया जाएगा। चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कहता है शरीफा। बताइए सही है या गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है ना, इसके बीज चोल को खाया जाता है। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बात किया गया था। फर्स्ट वीडियो का मतलब क्लास 12 लेसन फर्स्ट बायोलॉजी का, उसमें बात किया गया था। इसके बीज चोल को खाया जाता है। सेब इसका सही आंसर है। सेब का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से। तो सेब के किस भाग को खाते हैं? पुष्पासन को खाते हैं। यानी 6 नंबर का सही आंसर कौन सा है? बी है। नारंगी और लीची भी क्या है? गलत है। ठीक है। अब 6 नंबर प्रश्न के बाद बारी आता है 7 नंबर का। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? परागकण मुख्यतः है, परागकण
मुख्यतः है। परागकण क्या है ये आपको बताना है। स्पोरोफाइट है या मादा युग्मक है या फिर नर युग्मक है या ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई तो इसके लिए सही होगा। देखिए परागकण पुष्पी पादपों में नर जनन अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। नर जनन अंग में यह युग्मक का कार्य करता है, यानी यह नर युग्मक है। यह कौन सा है? नर युग्मक है। परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। यानी 7 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भ्रूण कोश का क्या कार्य है? नाम में ही इसका कार्य छुपा हुआ है। भ्रूण कोश यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला। भ्रूण को क्या प्रदान करेगा? पोषण। भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? भ्रूण कोश। ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भ्रूण बनाना, ये सही हो सकता है क्या? बिल्कुल सही नहीं होगा। भ्रूण को पोषण देना, ये तो सही है। पोषण प्रदान करना यानी पोषण देना, उसको भोजन देना, यानी इसका ऑप्शन बी जो है यह क्या है? सही है। लिंग का निर्धारण करना, लिंग का निर्माण कर सकता है क्या? इसके बस की बात नहीं है। भ्रूण कोश कभी भी भ्रूण को पोषण प्रदान कर सकता है, लिंग का निर्धारण यानी लिंग का निर्माण नहीं कर सकता है। इनमें सभी ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो होगा ही नहीं। यानी 8 का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अब 9 नंबर प्रश्न की बारी है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। 4 ऑप्शन है। एक आकर्षक, दूसरा है छोटे, तीसरा है रंगहीन और इसके बाद है बी और सी दोनों। वायु परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प बोले थे ना कि ये छोटे होते हैं, आकर्षक नहीं होंगे, आकर्षणहीन होते हैं, है ना। और इसमें क्या कहा गया था? और क्या कहा गया था इसमें? कि ये रंगहीन भी होते हैं। तो यहां देखिए ऑप्शन, आकर्षक नहीं होंगे, छोटे होंगे, रंगहीन भी होंगे, यानी बी भी सही है, सी भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन ना तो बी ना तो सी पर निशान लगाएंगे, ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। कारण का कि कहता है बी और सी दोनों सही है, यानी यह बी भी सही है और सी भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछा जाता है पेपर में। कई एक बार ऐसा होता है ना कि बच्चा जो है घबरा करके गलत आंसर पर टिक लगा करके चला आता है। तो इसलिए इतना पहले से ही आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये सब आप लोग के लिए किया जा रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि प्रत्येक दिन वीडियो को देखें, और देखें ही नहीं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। जब हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आपका इतना छोटा सा कर्तव्य तो बनता ही है। तो आप भी अपने कर्तव्य से ना चूके, हम भी अपने कर्तव्य से ना चूकेंगे, और प्रत्येक दिन ऐसे प्रश्न को हम लाएंगे और प्रत्येक दिन आप प्रश्न को देखा कीजिए। एक समय ऐसा आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बोर्ड पेपर में पूछेगा, आप कहोगे अरे वाह, ये तो हम पढ़े हैं, चुटकियों में इसका आंसर जो है आप दीजिएगा, चुटकियों में। कारण कि अभी समय है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिन प्रतिदिन हम आपके लिए लाएंगे, प्रत्येक दिन लाएंगे, और आप एक एक प्रश्न पर यदि ध्यान देते हैं तो बिहार बोर्ड में कहां से प्रश्न आएगा? आप सोचो ना। प्रश्न जहां से सेट करेगा ना, किताब के जिस पन्ने से सेट करेगा, उस पन्ने से हम भी सेट करके ला रहे हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को देखिए। कहता है वीडियो क्या कि प्रत्येक पादप, वीडियो का मतलब क्वेश्चन की बात है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है यानी बना सकता है, इस गुण को कहते हैं। फिर से यहां एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, यानी कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। यानी कोई कोशिका है जो पादप के सभी भागों का निर्माण कर सकता है, इस गुण को क्या कहेंगे?
ऑप्शन देख लेते हैं। क्लोनिंग सही है क्या ये? बिल्कुल गलत है। सोमा क्लोनल ये भी गलत है। टोटीपोटेंसी ये सही है, ये सही है। टोटीपोटेंसी सेल या टोटीपोटेंसी कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जो किसी जीव के प्रत्येक भाग का निर्माण कर सके, यानी उसके शरीर के प्रत्येक भाग को बना सके, तो उसको टोटीपोटेंसी सेल कहते हैं। तो यह क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, यानी एक पादप के पूरे शरीर का निर्माण हो सकता है। इसका मतलब है कि वो टोटीपोटेंसी सेल होगा। अब 10 नंबर प्रश्न के बाद 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, है ना। डेली 20-20 प्रश्न ला रहे हैं, यानी T20 मैच, एकदम T20 की तरह 20-20 क्वेश्चन कीजिए। कहता है कमल में परागण होता है, कमल में परागण होता है। एक खास बात क्या है बताया आपको कि जो प्रत्येक दिन वीडियो देखेगा ना, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो वीडियो देखने के कारण बन जाएगा। इसका जिक्र हम फर्स्ट वीडियो में भी किए थे, फर्स्ट वीडियो में भी किए थे। प्रश्न यही नहीं था, प्रश्न अलग था, लेकिन जिक्र किए थे। सही से यदि कोई समझा होगा तो उसको आंसर इसका मालूम होगा। देखिए, कमल में परागण होता है, जल के द्वारा होता है क्या? नहीं होता है। वायु के द्वारा होता है क्या? नहीं होता है। कमल जलीय पादप है, लेकिन जल या वायु के द्वारा नहीं होता है। इसमें किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है ना। कमल में परागण किसके द्वारा होगा? कीट के द्वारा होगा। इन सभी के द्वारा। ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। बात कौन सा सही है? सी नंबर सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 है। कहता है सामान्य आवृत बीजी भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश, एक भ्रूण में कितने कोशिका हो सकते हैं? कोशिका के ऊपर प्रश्न किया गया है। एक भ्रूण कोश में कितने कोशिका हो सकते हैं? एक कोशिकीय, यानी एक कोशिका होता है उसमें। गलत, पहले ही काट दिए हैं। द्विकोशिकीय, ये भी गलत है। 5 कोशिकीय, ये तो होगा ही नहीं। अब कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन डी, यानी 7 कोशिकीय होता है भ्रूण कोश। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में n यानी अगुणित, 2n यानी द्विगुणित और 3n यानी त्रिगुणित कौन है? इसमें आपको बताना है। भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है, बीजांड काय द्विगुणित होता है, अंड अगुणित होता है। सही है क्या ये? लेकिन इसमें कहा क्या है कि पहले अगुणित होना चाहिए, फिर 2 गुणित होना चाहिए, यानी द्विगुणित होना चाहिए, फिर त्रिगुणित होना चाहिए। ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि पहले त्रिगुणित है। फिर इसके बाद देखिए अंड, ये है अगुणित। एंटीपोडल यानी प्रतिपादित कोशिकाएं के बारे में बात हो रहा है, ये भी अगुणित होता है। भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है, ये भी नहीं होगा। अगुणित अगुणित त्रिगुणित है, ये भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। अध्यावरण द्विगुणित होता है। सिनर्जिड यानी सहायक कोशिका को बोलते हैं, ये अगुणित होते हैं। और अंड भी होते हैं अगुणित, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए अंड क्या होता है? अगुणित। बीजांड का है द्विगुणित। भ्रूण कोश त्रिगुणित, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए क्या है? सही है। पहले अगुणित, फिर द्विगुणित, फिर त्रिगुणित को बताना था, है ना। फिर किसको बताना था? त्रिगुणित को, है ना। अब इसके बाद बारी है 14 नंबर प्रश्न की। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन का जनन किस पादप में होता है? आप पढ़े होंगे शायद, इसे सेव में होता है क्या बिना निषेचन का जनन? बिल्कुल होता है। केला में भी होता है, केला में भी होता है, अंगूर में भी होता है। ये देखो ना, ऑप्शन जो दिया है उसको तभी हटा ही दिया है। इस पर ध्यान दो। सेव, केला, अंगूर,
प्राणी भी कुछ है, जिससे कि मान लो कि कुछ पक्षी है, छिपकली है, जिसमें अनिषेक जनन की प्रक्रिया होती है, बिना निषेचन का जनन। लेकिन इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या, अंगूर में, ये यहाँ तो बताए थे ना, यानी ऑप्शन ए इसके लिए सही है। आम में ये नहीं होगा, नींबू में नहीं होगा, लीची में नहीं होगा। इसका जनन का जो प्रक्रिया है निषेचन के बाद ही संभव है, और अंगूर में निषेचन के बिना ही जनन हो जाता है, इसलिए इसको अनिषेक जनन मानेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन ए। अब 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको देखना है। 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। 100 परागकण, 100 में 100 गो की आवश्यकता होती है क्या, नहीं होता है। 50 का भी नहीं होता है, 25 का होता है, 20 होगा ही नहीं, 20 होगा ही नहीं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। फिर इसके बाद कहता है घोंघों द्वारा परागण कहलाता है। घोंघा के द्वारा यदि परागण का प्रक्रिया हो तो क्या कहलाएगा, इसी को बोलते हैं मिलेकोफिली। क्या बोलते हैं इसको, मिलेकोफिली बोलते हैं। जूफिली तो बोलेंगे नहीं, एनिमोफिलो नहीं, हाइड्रोफिली ये सब नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, मिलेकोफिली। तो 16 के लिए ऑप्शन जो है ए सही है। फिर आगे देखते हैं, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना यानी नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। जयांग जो है स्त्री जनन संरचना, ये नहीं होगा, बाहरी दल कुछ नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो है ए क्या है, सही है। पढ़े रहेंगे ना, तो जिसे अभी हम निशान लगा रहे हैं ना, फटाफट फटाफट फटाफट, वैसे आप भी निशान लगाओगे, टकाटक 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 निशान लगेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ देखिए, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं, यहां बताना आपको, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरिकल्चर। ये 3 नहीं होगा, क्या होगा, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर होता है ना। पीसी कल्चर मत्स्य पालन को बोलते हैं, एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन होता है, सेरिकल्चर जो रेशम धागा वाला होता है उसके बारे में बात किया जाता है। चलिए कभी विस्तार से इस सब के बारे में बात होगा, लेकिन पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहिएगा, फ्लोरिकल्चर, है ना। आगे देखिए, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है। सेमल, सेमल का वृक्ष देखे है ना, उसमें परागण किसके द्वारा होता है, परागण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा, बिल्कुल सही है। पक्षी, वायु, जल, इसके द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होगा, चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ एक स्तनधारी पक्षी है ना, उसके द्वारा होता है। अब प्रश्न संख्या 20, यानी इस क्वेश्चन के बाद अब कोई प्रश्न आने वाला नहीं है, यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। लेकिन एक बात फिर से आप सबको बता दें कि प्रत्येक दिन ऐसे ही 20-20 प्रश्न लाते रहेंगे, यानी डेली T20 चलते रहेगा। आप भी इस मैच को खेलते रहिए, इसका फल कब मिलेगा आपको, जिस दिन क्लास में आपका पेपर होगा ना, क्लास का मतलब वही बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि कितने सारे प्रश्न जो है आप सही करके आए। अब फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो आपके अंदर उत्साह भरता है ना, देख करके मजा आ जाता है। उस मजा को बनाने के लिए पहले इतना सारा मेहनत को करना होगा। चलिए इस वीडियो को अब लास्ट करते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सा पादप जलोद्भिद है, यानी कौन सा पादप जो है जलीय है, आपको बताना है। नागफनी बिल्कुल गलत है, सिंघारा ये सही है, ये सही है। शीशम ये जो है गलत है, मक्का भी क्या है, गलत है। जलीय पादप कौन सा है, सिंघारा है। छठ पूजा वूजा करते होंगे ना, तो इसे फल को ले जाते होंगे, सिंघारा फल को, उसका उत्पादन होता कहाँ है, जल में, तो इसलिए कौन सा पादप है, जलोद्भिद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जो है वेट कीजिए, फिर कल इसी टाइम में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हम भी आपके कमेंट से इस बात को समझ सके
कि आपको सही मायने में यह वीडियो समझ में आ रहा है कि फिर हम ऐसे ही मेहनत करते जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।